हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल की श्रृंखला में। इसके पहले मैंने आपको जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया था और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें वहां पर हमने कहा छूट गई थी कि समय का अभाव था, तो हमने कहा जो छूटा हुआ था उसको हम यहाँ देखेंगे। तो इसके पहले आपके सारे महाद्वीपों के बारे में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, अंटार्कटिक महाद्वीप हो या आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बारे में मैंने जो लेक्चर डाला हुआ है उसको आप देख लोगे। उसके बाद ये वाला जो आपका चल रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फर्स्ट पार्ट जो है उसको मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद उसका जो है कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें वहाँ से छूटा हुआ था, इसमें देखेंगे। लेकिन आज हमारा जो बेसिकली होगा वो आपका होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो चीज़ें बची हुई थी। तो यहाँ आप देखोगे, ठीक है, तो प्रमुख मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, प्रमुख मरुस्थल यहाँ के। तो जब भी मरुस्थलों के बारे में बात करें इस महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमुख रूप से दो मरुस्थल हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से हम देखेंगे दो मरुस्थलों को। सॉरी, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये वाला क्षेत्र कहलाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कलर दूसरा लेते हैं, इससे जो है साफ आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारा पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल। और उसके बाद यहां देखेंगे तो आपका है आटाकामा मरुस्थल। ये वाला क्षेत्र कहलाता है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ये पेंटागोनिया का मरुस्थल हमारा कहाँ पड़ता है? तो ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में, अर्जेंटीना देश के अंदर, अर्जेंटीना में, ठीक है, कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर। और ये आपका जो आटाकामा मरुस्थल है ये आप देखोगे रॉकी पर्वत के पश्चिम में और चिली देश में फैला हुआ है, चिली में, चिली के अंदर, ठीक है। तो ये जो आटाकामा का मरुस्थल है ये हमने कहा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक या सबसे अधिक शुष्कतम मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल, बड़ा पूछा जाए तो आप बताओगे आपका सहारा का मरुस्थल है। क्षेत्रफल के अनुसार शुष्कतम, वो भी शुष्कतम मरुस्थल है, लेकिन हमने कहा क्षेत्रफल के अनुसार वो विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कहलाता है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शुष्कतम स्थान या शुष्कतम प्लेस जो आपका वो कौन सा है? वो आपका आटाकामा चिली के अंतर्गत है, ठीक है। तो चिली का जो मरुस्थल है आपका ये विश्व का सबसे ज्यादा, हमने कहा ड्राई है, बहुत ज्यादा शुष्कतम मरुस्थल है आपका चिली का। और अगर जब भी पूछा जाए आपका जो सहारा का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कहलाता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार आप सहारा को बताओगे, लेकिन हमने कहा अगर पूछा जाए तो शुष्कतम ज्यादा है, ड्राई कौन सा ज्यादा है? तो आपका ड्राई जो ज्यादा है वो कौन सा है? वो आपका आटाकामा का जो चिली का मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। बाकी आप इसके दक्षिणी छोर पर देखोगे तो ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है, और पेंटागोनिया का मरुस्थल ये कहाँ विस्तारित है? अर्जेंटीना देश के अंदर ये विस्तार इसका हुआ है, ठीक है। तो जब भी मरुस्थलों के बारे में पूछा जाए तो प्रमुख रूप से इस महाद्वीप के अंतर्गत दो मरुस्थल याद रखेंगे। एक आटाकामा जो चिली के अंदर है, जो रॉकी वो क्या कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है, और बाकी एंडीज पर्वत श्रृंखला के जो पूरब में है। ये जो आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी छोर पर, हमने कहा पूर्वी और दक्षिणी छोर पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना देश के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था जो है मरुस्थलों के बारे में। इसके बाद आप देखोगे तो
प्रमुख जो हमने कहा यहाँ पर आपकी जनजातियां पाई जाती हैं, प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियों के अंदर यहाँ प्रमुख रूप से यहाँ की जो मूल जनजाति है, मूल निवासी है, मूल निवासियों को क्या कहते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन। ठीक है, तो यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं। मूल निवासी, मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं, रेड इंडियन। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो मूल निवासी रेड इंडियन है, रेड इंडियन के अलावा यहाँ कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे आप देखोगे तो प्रमुख जनजातियों में प्रमुख रूप से यहाँ मुस्टैजो, मुस्टैजो और इसके अलावा मुलैनो, मुलैनो और इसके अलावा जैम्बो, जैम्बो। ठीक है, तो मूल निवासियों के बारे में जब भी बात किया जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। बाकी यहाँ की जो अन्य जनजातियां हैं, मुस्टैजो है, मुलैनो है, जैम्बो है। तो पूछा जाता है मुस्टैजो या मुलैनो या जैम्बो, जैम्बो बहुत पूछा जाता है, जैम्बो जनजातियां किस महाद्वीप के अंदर निवास करती हैं। तो आपका जो महाद्वीप होगा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होगा, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही ये सारी जनजातियां मुस्टैजो, मुलैनो या हमने कहा जैम्बो निवास करती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इस महाद्वीप के अंदर जो हमने कहा प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं या हमने कहा खनिज क्षेत्र हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो प्रमुख कृषि एवं खनिज क्षेत्र, प्रमुख कृषि एवं खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर देखोगे इस महाद्वीप के अंदर आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं या प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आप देखोगे यहां पर यह है गिनी का पठार, इसको कहा जाता है गिनी का पठार, गिनी का पठार। ठीक है, और उसके बाद ब्राजील के अंदर यह है अमापा क्षेत्र, अमापा क्षेत्र। ठीक है, और है यहां पर एक इटाबेरी का क्षेत्र, इटाबरी, ब्राजील के अंदर इटाबरी क्षेत्र। ठीक है, और यहां देखेंगे तो आपका चिली के अंदर चुक्की कमाटा का क्षेत्र है, चुक्की कमाटा, चुक्की कमाटा। तो इन क्षेत्रों में या यहां पर हमने कहा एक नदी है जिसको कहते हैं ओरनिको नदी, ओरनिको नदी, ओरनिको नदी जो अमेजन की सहायक नदी है ना। ये सारे प्रमुख खनिज संसाधन के क्षेत्र हैं। जैसे हमने ये कहा आपसे, यहां पर देखोगे तो ओरनिको नदी जो क्षेत्र है खनिज संसाधन का, यहाँ पर तेल खनिज के लिए जाना जाता है, तेल खनिज के लिए। ओरनिको नदी की घाटियां जो हमने कहा ये खनिज तेल के लिए जानी जाती हैं, यहाँ से खनिज तेल का निष्कासन किया जाता है। उसके बाद आपका गिनी का पठार है, गिनी का पठार आपका जाना जाता है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट का क्षेत्र है गिनी का पठार, जो गिनी का पठारी क्षेत्र है। गिनी का पठार मतलब हमने कहा जो फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है या आपका गुयाना है, इन तीनों देशों में फैला हुआ आपका गिनी का पठार। और यहाँ पर हमने कहा बॉक्साइट का उत्पादन, हमने कहा बॉक्साइट का निष्कासन अच्छी मात्रा में होता है।
तो बॉक्साइट का भंडार गिनी पठार के अंतर्गत हमने कहा पाया जाता है इस महाद्वीप में। बाकी अमापा क्षेत्र है, अमापा क्षेत्र ब्राजील के अंदर मैग्नीज के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए, ठीक है। तो मैग्नीज के लिए आपका अमापा क्षेत्र जाना जाता है ब्राजील के अंदर। और इटाबिरी जो खान है, यहाँ इटाबिरी क्षेत्र है, इटाबिरी खान है, ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, विश्व में लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ठीक है। इटाबिरी क्षेत्र या इटाबिरी खान यहाँ पर इस ब्राजील के अंदर, इस महाद्वीप के अंदर। बाकी देखोगे जो आपका चुक्की कमाटा है, चुक्की कमाटा जो है, चुक्की कमाटा किस लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। पूरे विश्व में हमने कहा प्रसिद्ध है तांबे के लिए चुक्की कमाटा, या चुक्की कमाटा जो खान है किसके लिए जानी जाती है? तो तांबे के लिए। तांबा का निष्कासन होता है, तांबे का भंडार यहाँ अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो चिली के अंदर चुक्की कमाटा तांबे क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है या किस खान से निकाला जाता है? तो चुक्की कमाटा जो खान है यहाँ से विश्व का सर्वाधिक हमने कहा अच्छे क्वालिटी का तांबा यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे खनिज संसाधनों के बारे में इस महाद्वीप में। तो इटाबरी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए, अमापा क्षेत्र आपका मैग्नीज के लिए, और आपका गिनी का पठार जो है बॉक्साइट के लिए, और उसके बाद आर्निको नदी जो है, आर्निको नदी की जो घाटियां ये खनिज तेल के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा देखेंगे तो कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर प्रमुख कृषि क्षेत्र, प्रमुख कृषि क्षेत्र, तो देखिए ये जो आपका क्षेत्र है ये ब्राजील वाला, ठीक है। यहाँ प्रमुख रूप से जो उत्पादन होता है कहवा का उत्पादन होता है, कहवा, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉफी भी कहते हैं, कहवा या कॉफी, कॉफी। तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। और कहवा जो यहाँ कहवा के बागान होते हैं, कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहते हैं। कहवा के बागान को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे फजेंडा कहा जाता है। तो कहवा के बागान जो होंगे यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे? कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और यहाँ पर जो ये ब्राजील है, ब्राजील के अंदर हमने कहा इस छोर पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ है सैंटोस बंदरगाह, इसको कहा जाता है सैंटोस बंदरगाह, सैंटोस बंदरगाह। और सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से दुनिया में जाना जाता है। तो विश्व में प्रसिद्ध है ये सैंटोस बंदरगाह, किसके नाम से? कॉफी बंदरगाह के नाम से, सैंटोस बंदरगाह, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि जो यहाँ पर एक साओ पोलो है, साओ पाउलो कहा जाता है उसको, साओ पाउलो, साओ पाउलो, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहलाती है साओ पाउलो। तो जब भी पूछा जाए इस महाद्वीप के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर या विश्व के अंदर सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है, सबसे बड़ी कॉफी मंडी कौन सी है, कहवा मंडी कौन सी है, कहवा से ही कॉफी बनाया जाता है, तो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी कौन सी है, कहवा मंडी कौन सी है? तो साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी, ठीक है, कॉफी मंडी। इतनी बात आप यहां से याद रखोगे। तो सैंटोस बंदरगाह और साओ पाउलो प्रमुख रूप से हमने कहा कहवा के लिए जानी जाती है। बाकी जो आपकी सैंटोस बंदरगाह है यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफ़ी का, इसलिए इसको कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, सैंटोस बंदरगाह को। बाकी यहाँ के जो बागान होंगे, जो कॉफ़ी के बागान होंगे, उनको क्या कहते हैं? उनको फजेंडा कहते हैं, ठीक है। तो ब्राजील, अगर देश का नाम पूछा जाए तो बताओगे ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी या कहवा उत्पादन करने वाला जो आपका देश है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर
गेहूं का उत्पादन होता है। ये वाला जो आपका हमने कहा पंपास का क्षेत्र है, पंपास का, पंपास, पंपास, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। तो पंपास को अर्जेंटीना का हमने कहा हृदय स्थल कहा जाता है, अर्जेंटीना का हृदय स्थल। अर्जेंटीना का हृदय स्थल, ठीक है। तो पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल या सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इस महाद्वीप में जो गेहूं का उत्पादन होता है, आप जानते हैं गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है वहां गेहूं का उत्पादन होता है। आप जानते हैं पंपास कैसे घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। बाकी सारे जो इस महाद्वीप के अंदर जो घास के मैदान है वो उष्ण प्रकार के घास के मैदान है। तो ये निचला क्षेत्र जो है पंपास का क्षेत्र, ये गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो सर्वाधिक जब भी पूछा जाए गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा जाना जाता है, आप बताओगे पंपास का क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी मात्रा में जाना जाता है, ठीक है। ठीक, बाकी अगर आप यहाँ देखोगे कृषि के अंतर्गत, तो ये ब्राजील के अंदर, ब्राजील में ही सोयाबीन का उत्पादन बहुत होता है, सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादन, ठीक है। और जब भी आपसे पूछा जाए विश्व में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन उत्पादन ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होगा, ब्राजील के अंदर। तो इतनी बातें याद रखेंगे इस महाद्वीप में। हमने कहा कृषि क्षेत्रों के बारे में, पंपास जो है यहाँ पर, पंपास अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहलाता है। गेहूं का उत्पादन, इसलिए हमने कहा कृषि यहाँ होती गेहूं की, और गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में पंपास के अंतर्गत होता है। बाकी कहवा क्षेत्र ब्राजील का, बाकी हमने कहा ब्राजील के अंदर ही आपका सोयाबीन, सोयाबीन का क्षेत्र जो है यहाँ पर सोयाबीन का क्षेत्र है ब्राजील के अंदर, और सोयाबीन का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील ही करता है, ठीक है। बाकी जो है इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक अल्फा अल्फा घास होती है, अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा घास। तो आपसे पूछा जाता है अल्फा अल्फा नामक घास किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर अल्फा अल्फा नामक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये हमने कहा छोटी परीक्षा में भी पूछा जाता है या बड़ी परीक्षा हो वहां भी पूछ लिया जाता है। तो अल्फा अल्फा नामक घास इस महाद्वीप के अंदर उगती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर उगती है। एक सुनते होंगे लामा पशु, लामा ऊंट की तरह होता है, लामा, लामा, लामा पशु। तो ये जो लामा पशु है ये हमने कहा एक ऊंट की तरह होता है। और ये जो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला हमने कहा जो ऊंचाई का क्षेत्र होता है, इसी पशु के सहारे लोग हमने कहा सवारी करते हैं। तो लामा पशु कहाँ पाया जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है। तो लामा पशु एंडीज पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है, इसको आप यहाँ से याद रखोगे। बाकी हमने कहा जितनी बातें हैं इस महाद्वीप के बारे में, उसको मैंने पहले वाले पार्ट में सारी बातें आपको बता दी हैं, तो उसको वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गेहूं, उसके बाद कॉफी और सोयाबीन, और ये जो आपका हमने कहा अल्फा अल्फा घास इस महाद्वीप के अंदर, ठीक है। और ये चंद्राकार पेटी भी कहते हैं, ये जो हमने कहा गेहूं अर्जेंटीना के अंदर होता है, इसे चंद्राकार पेटी, चंद्राकार पेटी के नाम से जाना जाता है, चंद्राकार पेटी। विश्व की चंद्राकार पेटी, गेहूं की पेटी कौन सी है, तो अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है, पंपास का क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए। तो इतनी सारी बातें थी हमने कहा इस महाद्वीप के बारे में। बाकी इसके पहले इस महाद्वीप के बारे में जो वहाँ से चीज़ें छूटी हुई थी उसको मैंने यहाँ बताया हुआ है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं हम अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है।
देखिए जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, उससे संबंधित, या ग्रुप डी का हो उसमें, या हमने कहा यूपीपी का हो, या उसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं आपकी होती हैं, सारी परीक्षाओं में आपका ज्योग्राफी, और उसमें भी हमने कहा वर्ल्ड जियोग्राफी जो पूछा जाता है, सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, है ना। यहीं से सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा कौन सा होगा, अमेरिका महाद्वीप के बारे में होगा। अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हमने देख लिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या उसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका महाद्वीप था, जो लैटिन अमेरिका, जो जिसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, उसके सारे देश को हमने देखा था कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बाकी लैटिन अमेरिका के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है। तो आज हम देखेंगे अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप को अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो हमने कहा राजनीतिक दृष्टि से अगर इसको देखें, राजनीतिक दृष्टि से, ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर इस महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं, तो टोटल 3 देश हैं। है तो हमने कहा महाद्वीप आपका बड़ा महाद्वीप है, लेकिन देशों की जो संख्या है ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा अमेरिका और कनाडा ही हमने कहा पूरा क्षेत्रफल उसका ही फैला हुआ है। तो यहाँ पर केवल कितने देश हैं आपके इस महाद्वीप के अंदर, इस महाद्वीप के अंदर, अमेरिका महाद्वीप के अंदर, तो आप जानते हैं कुल देशों की संख्या 3 है। कुल देश कितने हैं, 3, जिसके अंदर आप देखते हो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, और इसके अलावा आपका कनाडा है, कनाडा है, और आपका जो है मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक है। ये 3 देश हैं इस महाद्वीप के अंदर आते हैं। बाकी मध्य अमेरिका में आते हैं, इसके नीचे मैक्सिको के नीचे जो क्षेत्र आपका मध्य अमेरिका का क्षेत्र कहलाता है, और मैंने बताया था उसके अंदर 7 देश हैं आपका, जो कौन कौन सा देश है, ग्वाटेमाला है, बेलीज है, अल सल्वाडोर है, और उसके अलावा आपका होंडुरास है, निकारागुआ है, और क्या कहते हैं आपका कोस्टा रिका है, और उसके अलावा आपका पनामा सिटी। 7 देश मध्य अमेरिका देश के अंतर्गत आपके आते हैं। बाकी ये जो है 3 देश ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं प्रमुख रूप से। और जिसमें हमने कहा अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताओगे इन तीनों देशों में सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा है। क्षेत्रफल के अनुसार इन तीनों देशों में कनाडा जो है बड़ा है, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, बड़ा है कनाडा। तो राजनीतिक रूप से देखें इस महाद्वीप में तो 3 देश आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो आज हम देखेंगे इन्हीं तीनों देशों के जो हमने कहा भौगोलिक विस्तार है इनका, या हमने कहा जो इनका जलीय वितरण है, आसपास के जो जलीय क्षेत्र है उनके बारे में, बाकी यहाँ के प्रमुख पर्वतों के बारे में, जो उच्चावाच वगैरह है पर्वतों के बारे में, बाकी यहाँ के जो पठार है उनके बारे में, यही सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। ये देखिए एक पार्ट में ये हो नहीं पाएगा अमेरिका महाद्वीप, इसको मैं 2 पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट में यहाँ देखेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। आइए, तो इतना पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा देश कनाडा है, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका उसके बाद आता है, और सबसे छोटा देश आपका मैक्सिको है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र देश कहने का मतलब ये है कि यहाँ राज्य है, ये राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ है, इसीलिए इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। 50 स्टेट है, 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है। 50 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ 8 है। यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कहते हैं वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सारे जो है यहाँ के हमने कहा स्वतंत्र राज्य, राज्य तो स्वतंत्र है लेकिन पूरी तरह से हमने कहा वो किसके अंडर में आते हैं आपके, अगर वो चाहें तो अलग हो सकते हैं ना। जितने हमने कहा राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, अगर वो चाहते हैं स्वतंत्र होना तो हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा फिर भी उनको जो है रखा गया है 50 संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत 50 स्वतंत्र। इस तरह से हमारे यहाँ इस तरह से है, हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो हमारा देश है और इस गोले के अंदर सारे राज्य हैं, इस गोले के अंदर,
इससे बाहर नहीं जा सकते हमारे यहाँ। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में एक गोला है और इसके किनारे किनारे बहुत सारे, हमने कहा 50 राज्य हैं, वो अगर स्वतंत्र होना चाहते हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा सबको संयुक्त करके अमेरिका रख पाता है और उसी को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं जलीय वितरण इसका। ठीक है, तो ये है अमेरिका महाद्वीप, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम इसका जलीय वितरण देखते हैं तो आप जानते हो इधर क्या है, प्रशांत महासागर है, ये क्षेत्र प्रशांत महासागर। ठीक है, और ये है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ऊपर देखेंगे यहां पर है आपका बिफोर्ट सागर, बिफोर्ट सागर, और यहां देखेंगे तो ये आपका है कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर। इसको कहते हैं कैरेबियाई सागर। ठीक है, बाकी यहां देखेंगे ये वाला क्षेत्र कहलाता है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां पर है आपका डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। ठीक है, और डेविस जल संधि, और इसी के पास देखेंगे तो आपकी खाड़ी है बूथनिया की खाड़ी, यहां पर है बूथनिया की खाड़ी, बूथनिया की खाड़ी। ठीक है, बूथनिया की खाड़ी। यहां देखेंगे तो जब इधर पे आप जो रसिया का क्षेत्र है, ये अलास्का का क्षेत्र है, और इसके बाद आप जानते हैं इधर रूस का क्षेत्र आ जाता है। तो ऊपर है आपका चुक्खी सागर, चुक्खी आज से चुक्ची सागर कहा जाता है, चुक्खी, चुक्खी जल संधि, सॉरी चुक्खी जल संधि कहते हैं इसको, जल संधि। और नीचे है आपका ये वाला क्षेत्र बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का। एक बार इसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से ये बेरिंग जल संधि इधर है और इधर जो है चुक्खी जल संधि है। ठीक है, या इसके पास में जो उसको चुक्ची सागर भी कहते हैं। तो ऊपर का क्षेत्र चुक्ची सागर का, नीचे का हमने कहा बेरिंग जल संधि ये बीच में है, और बेरिंग सागर भी कहलाता है इसके आसपास का क्षेत्र, उसको बेरिंग सागर भी कहते हैं। बाकी ये वाला आप देखेंगे, एक इसको कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी, क्या कहते हैं इसको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और इसको कहा जाता है हडसन की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हडसन की खाड़ी कहते हैं इसको, हडसन की खाड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी कलर चेंज कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये वाला थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, बाकी सारे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कौन सा जलीय क्षेत्र कहाँ पे है। तो जब भी हम जलीय वितरण करते हैं अमेरिका महाद्वीप का, तो आप इस प्रकार से ये सारे जल संधियां या हमने कहा सागर या महासागर आपको दिखाई देंगे। इसके जो है अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर आपके प्रशांत महासागर है और इसके पूर्वी छोर पर अटलांटिक महासागर है। बाकी यहाँ देखेंगे इसके उत्तर पूर्व में एक जल संधि, उसको कहा जाता है डेविस जल संधि। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे डेविस जल संधि के, तो लेब्राडोर सागर कहलाता है, छोटा क्षेत्र है। आप जानते हैं महासागरों का जो छोटा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सागर कहा जाता है, लेब्राडोर सागर है। बाकी ये डेविस जल संधि है,
डेविस जल संधि के एक तरफ आपका ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और उधर आप उसके पूरब में देखेंगे तो आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड और अमेरिका को अलग, क्या कहते हैं, कनाडा को, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपकी डेविस जल संधि है। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है, उसी के मध्य में है। बाकी ये हडसन की खाड़ी है, ये कनाडा और अमेरिका के अंतर्गत आती है, प्रमुख रूप से ये कनाडा में ही है, ये हडसन की खाड़ी। तो कनाडा के अंदर है आपकी हडसन खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको देश और जो आपका अमेरिका है, इसके अमेरिका के दक्षिण में और मैक्सिको के पूरब में ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो और बाकी ये सारे जल संधियां हैं। बेरिंग जल संधि इधर है, बेरिंग जल संधि से होकर एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है ना। यहाँ से पूछा जाता है किस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। तो ये हो गया हमने कहा जलीय वितरण किसका, इस अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। बाकी यहाँ देखोगे तो लेब्राडोर सागर हो गया, और यहाँ पे ठीक है, ये जो सारे आपको कौन सा मैक्सिको की खाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो सारे द्वीप है कैरिबियाई द्वीप कहा जाता है, कैरिबियाई द्वीप। ठीक है, कैरेबियाई सागर के अंदर जो सारे छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हमने कहा हवाना है, हैती है, क्यूबा है, ये बहामास है, ये सारे देश इसी के अंतर्गत आते हैं। कैरेबियाई जो वेस्ट इंडीज का समूह होता है, आप जानते हैं ना, वेस्ट इंडीज सुने होंगे, तो यही जो सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे द्वीप, यही होते हैं वेस्ट इंडीज के समूह के देश, या हमने कहा अलग अलग जो देश होते हैं, हैती है, क्यूबा है, हवाना है, ठीक है, बहामास है, ये सारे देश यहीं पर हैं आपके। ठीक है, यहीं पर एक जल संधि है, इसको कहा जाता है यूकाटन की जल संधि, यूकाटन जल संधि। ठीक है, यूकाटन जल संधि। तो यूकाटन जल संधि आप देखोगे तो क्यूबा और आपके अमेरिका के बीच में है। कई बार पूछा जाता है यूकाटन की जल संधि कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में है या मैक्सिको की खाड़ी के पास है, और लेकिन ये क्यूबा और अमेरिका के बीच हमने कहा जल संधि है, यूकाटन की जल संधि। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण। तो अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक वितरण मैंने बता दिया, कनाडा, बाकी आपका जो मैक्सिको है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन इसका भौगोलिक वितरण देखते हैं, तो इसको भौगोलिक वितरण के रूप में आप देखोगे तो ये आपका कहलाता है लॉरेशिया शील्ड, ये वाला क्षेत्र कहलाता है लॉरेशिया शील्ड, लॉरेशिया शील्ड या कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड। ठीक है, ये कनाडियन शील्ड है। इधर पूरब में देखेंगे ये वाला क्षेत्र कहलाता है कनाडियन शील्ड का। इधर देखें केवल ऊपर की तरफ थोड़ा सा, यहाँ ये है कनाडियन शील्ड, ये वाला क्षेत्र, ये कनाडियन शील्ड। और इधर देखोगे ये वाला क्षेत्र, ये तो ये कहलाता है कार्डिलेला, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा शील्ड। ठीक है, तो ये कार्डिलेरा का क्षेत्र या कार्डिलेरा शील्ड कहलाता है इस महाद्वीप के अंदर। भौगोलिक विभाजन में देखें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। बाकी ये वाला बीच वाला क्षेत्र कहलाता है मैदानी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का मध्य मैदानी क्षेत्र। अमेरिका का
मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला जो कहलाता है आपका, ये वाला क्षेत्र इतना कहलाता है अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र, ठीक है। तो जब भी अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर हम भौगोलिक विभाजित करते हैं, उसका भौगोलिक विभाजन करते हैं, भौगोलिक रूप से विभाजित करते हैं इसको, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक आपका जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उसको लॉरेशिया शील्ड या कनेडियन शील्ड कहा जाता है। बाकी जो इसका पश्चिमी छोर है उसको कार्डिलेरा शील्ड कहा जाता है, कार्डिलेरा का क्षेत्र कहा जाता है, ये वाला पूरा क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद आप देखोगे तो बीच में जो हमने कहा मैदान है उसको कहा जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मध्य मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। बाकी ये अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है इसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है अपलेशियन क्षेत्र कहलाता है। ये इसका भौगोलिक विभाजन है। जैसे हमारे यहाँ होता ना कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन करते हैं वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और हमने कहा फिर उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उसके बाद दक्कन का क्षेत्र, उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र, इस प्रकार से जो भौगोलिक विभाजन होता है हमारा, उसी तरह से अमेरिका का भौगोलिक विभाजन इस प्रकार से 4 क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, यहाँ पर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत एवं शिखर। तो इस महाद्वीप के अंदर जो प्रमुख पर्वत हैं और शिखर हैं, आप जानते हैं जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप के अंदर, अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वो आपकी रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? रॉकीज। तो इस प्रकार से यहां देखें, यह है आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और यहां देखेंगे तो यह है आपकी मैकेंजी श्रेणी, कनाडा के अंदर मैकेंजी श्रेणी। और यहां देखेंगे तो अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी या इसको अलास्का रेंज कहा जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो कास्ट रेंज है, इस प्रकार से यहाँ कास्ट रेंज, और इसके नीचे देखेंगे तो ये कास्केड रेंज है। क्या है? कास्केड रेंज, ठीक है। बाकी यहाँ देखेंगे तो सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा। और यहाँ देखेंगे मैक्सिको के अंदर तो सियरा माद्रे है, और इधर देखेंगे तो सियरा, ये पश्चिमी सियरा माद्रे है और ये पूर्वी सियरा माद्रे है। और इसको देखोगे तो ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है इस महाद्वीप के अंदर, ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ठीक। ये सारा हमने कहा। और आप जब भी देखोगे इसको तो इसको कहा जाता है, इसको अलास्का रेंज कहते हैं, अलास्का रेंज। और ये है मैकेंजी श्रृंखला, ठीक है। और ये है कास्ट रेंज, कास्ट रेंज। इसको हम क्या कहते हैं? कास्ट रेंज कहते हैं। और इसके नीचे है, इसको कहा जाता है कास्केड रेंज, कास्केड रेंज, ठीक है, कास्केड रेंज। और ये है आपकी रॉकीज पर्वत, रॉकी श्रृंखला, और इसको कहा जाता है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, ठीक है। और ये है पश्चिमी सियरा माद्रे, पश्चिमी सियरा माद्रे। और इसको कहते हैं, इसके पूर्वी क्षेत्र में जो है इसको कहा जाता है पूर्वी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, ठीक है। और ये है अपलेशियन श्रृंखला, जो विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। वो कौन सी? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन, इसको कहते हैं बाबू, अपलेशियन कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए, आपको मात्र इतना पता होना चाहिए, ये नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो
पर्वत श्रृंखला या श्रेणी है किस महाद्वीप में है। जैसे आपसे नाम लिया जाए कास्केड रेंज या कास्केड पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका महाद्वीप में है, या अमेरिका देश के अंदर है या कनाडा देश के अंदर। तो कास्केड रेंज और कास्ट रेंज दोनों कनाडा देश के अंदर है, अंतर्गत आती है, लेकिन हमने कहा इसी महाद्वीप के अंतर्गत आती है। तो अलास्का रेंज अमेरिका महाद्वीप का अलास्का भाग है, आप जानते हो, तो अलास्का रेंज यहाँ अलास्का के अंदर है। और उसके बाद मैकेंजी रेंज ये कनाडा, सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है कनाडा देश की वो मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है ना, इतना पता होना चाहिए। कनाडा देश हमने कहा जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कहलाता है क्षेत्रफल के अनुसार, तो कनाडा देश ये आप देखोगे तो जो इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है। और मैकेंजी पर एक हमने कहा इसको जो सर्वोच्च शिखर है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो यहां देखेंगे कील 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 चोटी जो है या कील जो शिखर है ये मैकेंजी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर है कील। तो जब भी पूछा जाए कनाडा देश के अंदर सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो बताओगे कील पर्वत चोटी, या ये मैकेंजी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ती है कील। और अलास्का रेंज के अंतर्गत माउंट मैकिनले है, क्या है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इस पूरे महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंची चोटी अगर इस महाद्वीप में पूछा जाए और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले है। और किस रेंज में आती है, तो अलास्का, जो अलास्का पर्वत श्रेणी है, अलास्का जो रेंज है वहां पर है माउंट मैकिनले, अलास्का देश के अंदर, ठीक है। बाकी रॉकीज पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और अमेरिका देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी कहलाती है, आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत श्रृंखला पे माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट, ठीक है। तो माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला पे सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। बाकी अपलेशियन में देखेंगे तो माउंट मिचेल इसकी सर्वोच्च शिखर है, माउंट मिचेल, माउंट मिचेल ये किसका सर्वोच्च शिखर है, जो विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट मिचेल है, ठीक है। बाकी कास्केड रेंज में देखेंगे तो कास्केड रेंज के अंतर्गत ये जो चोटी है सर्वोच्च चोटी है उसको कहा जाता है रेनियर, माउंट रेनियर, ठीक, इसको क्या कहते हैं, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर। ये आपके कास्केड रेंज के अंतर्गत या कास्केड श्रेणी के अंतर्गत, कास्केड श्रेणी आपकी कनाडा के अंदर है, माउंट रेनियर इसी का सर्वोच्च शिखर है। इतनी बातें आपको अवश्य पता होना चाहिए पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, या हमने कहा जो यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में इस महाद्वीप के अंतर्गत, या हमने कहा जो यहाँ की सर्वोच्च चोटियां उसके बारे में, तो आपको इतनी बातें अवश्य पता होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा में, हमने कहा चाहे छोटी परीक्षा हो बड़ी परीक्षा हो, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट मैकिनले या जो है या आपका जो है माउंट एल्बर्ट किसकी सर्वोच्च शिखर है, तो आपको पता होना चाहिए राकी पर्वत, क्योंकि राकी पर्वत हमने कहा पूरी दुनिया में जानी जाती है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सर्वोच्च शिखर आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख पठारों के बारे में। इस महाद्वीप के प्रमुख पठार, प्रमुख पठार, तो देखिए इस महाद्वीप के अंतर्गत जो प्रमुख पठार विस्तारित हैं, आप यहां से देखोगे इसके उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक। तो यहाँ ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कनाडा के अंदर एक पठार, इसको कहा जाता है यूकान का पठार। क्या कहते हैं बाबू इसको, यूक्रान का पठार, सॉरी ये वाला कलर, यूक्रान का पठार, यूक्रान पठार कनाडा के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे तो कोलंबिया का पठार है, इसको कहा जाता है कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार। देखिए लिखने में अगर कोई गलती हो जाती है, सा के जगह आ हो जाता है, तो उसमें घबराना नहीं, आप उसको समझ लेंगे ना उतना। कोलंबिया का पठार, तो कोलंबिया का पठार जो है यहाँ पर है कनाडा के अंदर, और इसी के नीचे है कोलंबिया स्नैक पठार, यहाँ पर इसको कहा जाता है कोलंबिया स्नैक पठार,
कोलंबिया स्नेक पठार, स्नेक पठार, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो इसके नीचे ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं कोलोराडो का पठार। अमेरिका के अंदर जो प्रमुख रूप से है, आपसे ये कोलोराडो का पठार बहुत पूछा जाता है, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है। कोलोराडो का पठार आपसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये अमेरिका देश के अंदर पड़ता है कोलोराडो का पठार। विस्तार इसका उसके पूर्वी छोर में देखेंगे तो ये सारे पश्चिमी छोर के पठार थे इस महाद्वीप के अंदर, लेकिन इसके पूर्वी छोर पर आप देखोगे तो पूर्वी छोर में यहाँ आपको कुछ पठार दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर है ऊपरी क्षेत्र में, इसको कहते हैं ओजार्क का पठार, ओजार्क पठार। और इसी के नीचे यहाँ देखोगे तो है आपका, इसको कहते हैं ओजार्क का पठार हो गया, इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, पिडमांटा पठार, पिडमांटा पठार, पिडमांटा पठार, ठीक है। और इसी के ऊपर है यहाँ पर एक पठार और है, इसको एडवर्ड पठार कहते हैं, एडवर्ड पठार कहते हैं, ठीक है। तो जब भी पठारों के बारे में पूछा जाए तो ये प्रमुख पठार हैं, खासकर यहाँ से आप यूक्रान का पठार और ओजार का पठार और पिडमांटा पठार और आपका कोलोराडो का पठार, ये 4 पठार अवश्य याद रखना पड़ता है आपको। आपको जो है परीक्षाओं में मिलान करने के लिए देता है कि ये जो देश दिया रहेगा और हमने कहा पठार का नाम दिया रहेगा, तो इनका मिलान कैसे करना है, तो आपको वहाँ करना पड़ता है। आपका नंबर तो एक ही मिलता है, लेकिन हमने कहा वहाँ 4 प्रश्न बना देता है वो, है ना। नंबर 1 देता है, लेकिन प्रश्न कितने होते हैं, तो 4 चीज़ों के बारे में जब आपको जानकारी होगी तो 4 क्या अगर देखोगे तो 8 इस प्रकार से, क्योंकि आपको मिलाना तो रहेगा किसी देश के साथ। तो 8 फैक्ट जब आपको पता होगा तब जाके एक प्रश्न आपका सॉल्व होगा। तो हम उसके लिए मैं इतना बेहतरीन तरीके से इसको आपको अलग अलग चीजें, चाहे पठार हो, पर्वत हो, या हमने कहा घास के मैदान हो, नदियां हो, झील हो, अलग अलग उसको आपको यहाँ एक एक महाद्वीप के बारे में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका सारा पठार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जितने पठार हमने कहा स्थित हैं, ठीक है। यहाँ नीचे मैंने आपको नहीं बताया, मैक्सिको का पठार है ये, मैक्सिको के अंदर, इसको कहते हैं मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, ठीक है। इतने सारे पठार इस महाद्वीप के अंदर आप याद रखोगे। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झील, प्रमुख झील। तो जब भी हम झीलों के बारे में बात करते हैं, इस महाद्वीप के अंदर झीलों के बारे में बात करते हैं, तो झीलों के बारे में जब भी बात करोगे तो कैनेडियन शील्ड की झीलें आते हैं। यहाँ देखोगे इन क्षेत्रों में इनको कहा जाता है कैनेडियन शील्ड की झील, कैनेडियन शील्ड झील, शील्ड झील। और कैनेडियन शील्ड, कनाडा को जो है झीलों का देश कहा जाता है। आपसे ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, झीलों का देश किसको कहते हैं, तो कनाडा को ही झीलों का देश कहते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे, लेकिन यहाँ की जो झीलें हैं वो हमने कहा ज्यादा झीलों में हमने कहा बर्फ भर जमी ही रहती है। हमने कहा जमी रहने का मतलब होता है यहाँ पर बर्फ जमा रहता है इन झीलों में। तो ज्यादातर हमने कहा ज्यादातर झीलें जो है वो बर्फीली क्षेत्रों में है, और यहाँ पर उन झीलों में हमेशा पानी नहीं रहता, कभी कभी पानी होता है, नहीं तो हमने कहा वहां पर हिम ही जमा रहता है, ठीक है। तो कैनेडियन शील्ड की झीलों के अंतर्गत आप यहाँ देखोगे तो 5 झीलें प्रमुख रूप से आती हैं। जैसे आप देखोगे तो एक झील यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक इसके नीचे, एक यहाँ पर, और एक इसके नीचे, और एक इसके नीचे। तो जो सबसे उत्तर में झील है इसको कहा जाता है ग्रेट बियर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। इसके नीचे है, ये ग्रेट बियर हो गई, इसके नीचे इसको कहा जाता है ग्रेट स्लेब, ग्रेट स्लेब, ठीक है। और इसके नीचे है, इसको हम कहते हैं अथावास्का, अथावास्का। और इसके नीचे है रेंडियर, ये है, इसको कहा जाता है रेंडियर, रेंडियर।
और उसी के नीचे है पूरी तरह से। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कनाडा के अंदर ग्रेट लेक्स भी कहते हैं इसको, तो ग्रेट लेक्स के अंदर ये जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित झील है उसको क्या कहा जाता है, तो ये है आपकी विनिपेग। कौन सी झील है? विनिपेग झील है, ठीक है, विनिपेग, विनिपेग क्या कहते हैं बच्चे इससे? विनिपेग कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको, ग्रेट लेक्स इसको कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। कैनेडियन शील्ड की झील या इसको ग्रेट लेक्स कहते हैं, ग्रेट लेक्स, सॉरी इसके ग्रेट लेक्स नहीं, बाकी ये 5 झीलों को कहते हैं, इसको नहीं। तो ये कैनेडियन शील्ड की झीलें हैं। तो कैनेडियन शील्ड की झीलों में आप देखोगे तो जो सबसे उत्तरी छोर पर है इसको याद रखिएगा, क्रम से लगाने को देता है कि आप उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ से इन झीलों का क्रम लगाइए। तो ऊपर जो है ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर के नीचे आपकी ग्रेट स्लेव है, उसके नीचे आपकी अथावास्का है, और अथावास्का के नीचे आपकी रेंडियर झील पड़ती है, और जो सबसे दक्षिण में वो कौन सी झील है? वो विनिपेग झील है, ठीक है। ये कैनाडियन शील्ड की झीलें कहलाती हैं। तो यहाँ देखोगे आप जो आपकी ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर के किनारे कनाडा का रेडियम सिटी स्थित है, रेडियम सिटी, रेडियम सिटी, ठीक है। और उसके बाद आप अथावास्का पे देखोगे यहाँ पर अथावास्का, ये जो अथावास्का झील है, तो यहाँ पे इसका जो यूरेनियम सिटी स्थित है, यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी कहा जाता है स्केचवान को, स्केचवान, स्केचवान शहर है एक कनाडा का, और ये यूरेनियम सिटी के नाम पे पूरे विश्व में जाना जाता है, यूरेनियम सिटी के नाम से। तो स्केचवान जो है, यूरेनियम सिटी जो है अथावास्का झील के किनारे स्थित है, ठीक है, अथावास्का। बाकी जो विनिपेग झील है, विनिपेग विश्व की गेहूं की मंडी कहलाती है, विश्व की गेहूं की मंडी, विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है विनिपेग को। तो विनिपेग झील जो है इसके किनारे, हमने कहा इसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व की गेहूं की मंडी किसको कहते हैं? विनिपेग झील को विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है, या विनिपेग क्षेत्र को विश्व की गेहूं की मंडी कहते हैं, ठीक है। इतनी झीलों के बारे में आपको, कनाडा शील्ड की झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो झीलें हैं आप देखोगे यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो प्रमुख रूप से 5 झीलें जिसको अंगुली छाप झील कहा जाता है उसको हम देखते हैं। दूसरे पेज पर देख लें इसको। तो ये हमने कहा 5 झीलें यहाँ पर हैं जिसको ग्रेट लेक्स कहते हैं। यहाँ पर देखोगे, सॉरी, यहाँ पर एक झील है, और उसके बाद यहाँ पर एक झील है, और यहाँ पर एक झील है, ऐसे है, और एक झील ऐसे है, ठीक। ये 5 झीलें हैं। तो ये जो झील है इसको कहा जाता है कौन सी झील? तो सुप्रियर झील कहते हैं इसको, सुप्रियर कहते हैं। उसके बाद ये वाली झील आपकी कहलाती है, ये वाली ह्यूरन कहते हैं इसको, ह्यूरन झील कहते हैं। और बाकी जो है ये वाली आपकी इधर की, इसको कहा जाता है मिशिगन झील, मिशिगन, ठीक है। और उसके बाद ये है आपकी इरी झील, इसको इरी कहा जाता है, इरी। और ये है ओंटारियो, ओंटारियो, ठीक है। झीलों को देख लेते हैं, बाकी जो चीजें रहेंगी अगले पार्ट में उसको देखेंगे। तो बस 2 मिनट में इसको देख लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सुप्रियर झील हो गई हमारी, ह्यूरन झील हो गई। तो आपको क्रम पता होना चाहिए, या अंगुली छाप झील कहा जाता है, और इन्हीं को ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स, अंगुली छाप झील, या इसी को अंगुली छाप झील या ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स कहते हैं। अंगुली छाप झील इसलिए कि इनका आकार दिखाई देता है 5 उंगलियों की तरह, क्योंकि 5 झीलें हैं, इसीलिए इसको अंगुली छाप झील या इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो पूरी तरह से पश्चिम में है उसको सुप्रियर झील कहते हैं, और पूरी तरह से जो पूरब में है उसको क्या कहा जाता है? उसको ओंटारियो झील कहा जाता है। और पूरी तरह से हमने कहा ये जो कनाडा का और अमेरिका का बॉर्डर है, उन्हीं पे हमने कहा ये सारी झीलें स्थित हैं। तो कुछ ज्यादातर झीलें, 4 झीलें कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर
दोनों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन मात्र एक झील जो आपकी मिशिगन झील है, ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील, ये वाली झील, ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। बाकी आप देख पा रहे होंगे ह्यूरन जो है, सुप्रियर जो है, इरी जो है और ओंटारियो जो है, ये दोनों देशों के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा पूछा जाता है पूरी तरह से अमेरिका ग्रेट लेक्स के अंदर पूरी तरह से अमेरिका देश में स्थित झील कौन सी है? तो आप बताते हो मिशिगन झील है ना। उसके बाद देखोगे ये जो सुप्रियर झील हमारी, सुप्रियर झील, तो सुप्रियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूं ऊपर आपको। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुप्रियर झील है। और विश्व की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है आपकी? वो सुप्रियर झील है क्षेत्रफल के अनुसार। और मीठे पानी में पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी यही सुप्रियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी कहने मतलब होता है जिसका जल हम पीने के उपयोग में ला सकते हैं, वह मीठा पानी कहलाता है ना। ऐसा नहीं कि उसमें चीनी घोला है मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सुप्रियर झील हो गई। उसके अलावा देखोगे ये मिशिगन झील, ये पूरी तरह से यहाँ स्थित है। और मिशिगन झील के किनारे आप देखोगे तो यहाँ का जो है, यहाँ का जो शहर है शिकागो, ठीक है, शिकागो शहर इसी किनारे बसा हुआ है। मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर? शिकागो। शिकागो आपसे बहुत बार पूछा आता है शिकागो शहर किस झील के किनारे है, तो इसी के तट पर है, मिशिगन झील के किनारे ही शिकागो शहर। और शिकागो को विश्व की मांस की मंडी कहा जाता है। विश्व की मांस की मंडी, मांस की मंडी कहते हैं, मांस की मंडी कहते हैं शिकागो शहर को। उसके बाद इरी पर देखेंगे तो इरी के किनारे आपका डेट्रॉयड शहर अमेरिका का बसा हुआ है। कौन सा शहर? डेट्रॉयड, डेट्रॉयड शहर बसा हुआ है। और डेट्रॉयड को जो है विश्व की यहाँ ये वाहन निर्माण के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है डेट्रॉयड? वाहन निर्माण के लिए। तो वाहन निर्माण केंद्र, निर्माण केंद्र, ठीक है। तो वाहन निर्माण केंद्र के लिए डेट्रॉयड शहर जाना जाता है। ये बसा हुआ आपका इरी झील के किनारे। और यहां पर देखोगे तो ये आपका ये जो सुप्रियर झील है और आपकी जो ह्यूरन झील है, इसी के मध्य में एक नहर है। तो दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे स्थानों पर ऐसे हमने कहा पठारी क्षेत्र थोड़ा सा है, पर्वतीय टाइप का, तो यहाँ पर हमने कहा नाव वगैरह कैसे जाएं, उसके लिए हमने कहा नहर बना दी गई, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछा जाता है सुप्रियर झील को और ह्यूरन झील को किस नहर के माध्यम से जोड़ा गया है, तो दोनों के बीच में एक नहर बना दी गई है, ताकि हमने कहा जो यातायात है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस झील से लेकर उस झील तक जा सके। तो ये सुनहर कहते हैं इसको, सुनहर, ठीक है, सुनहर। सुनहर के द्वारा आपके ह्यूरन झील को और सुप्रियर झील को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ओंटारियो है। ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? सेंट लॉरेंस नदी, उसको कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो ओंटारियो झील से कौन सी नदी निकलती है? सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी को अमेरिका की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे सेंट लॉरेंस नदी से होकर आप जाते हो ओंटारियो झील में, ओंटारियो झील के बाद आप इरी झील में प्रवेश करेंगे, इरी झील के बाद आप ह्यूरन झील में जाएंगे, मिशिगन में जाएंगे, मिशिगन के बाद ह्यूरन में जाएंगे और ह्यूरन के बाद सुप्रियर झील में जाएंगे। मतलब जितना अमेरिका का आंतरिक भाग है वहां पर हमने कहा सारा यातायात इसी सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से और सारी झीलों के माध्यम से हो जाता है। मतलब इसका जो औद्योगिक विकास है ये बहुत सस्ता होता है। आप जानते हैं जो पानी के द्वारा हम जब भी यातायात करते हैं, जल में जब भी हम यातायात करेंगे तो हमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाने में और यात्रा करने में बहुत सस्ता होता है ना। बाकी सारे माध्यम जो हमारे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, चाहे हम ट्रेन से जाएं या हमने कहा प्लेन से जाएं, किसी भी तरह जाते हैं तो महंगा पड़ता है, लेकिन ये सस्ता होता है। इसीलिए हमने कहा बहुत सस्ते तरीके से ये सारा यातायात अमेरिका का हो जाता है। इसीलिए सेंट लॉरेंस नदी को इसकी जीवन रेखा कहते हैं अमेरिका की, ठीक है। और यहाँ पर एक नहर है बेलेंड नहर। तो ओंटारियो और इरी के मध्य में जो नहर है उसको
यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, बेलेंट नहर कहते हैं, उसको कहा जाता है बेलेंट नहर। तो जब भी पूछा जाए ओंटारियो झील और इरी झील के मध्य में कौन सी नहर बनाई गई है, किस नहर का निर्माण किया गया है, जोड़ने के लिए, ओंटारियो झील को और इरी झील को जोड़ने के लिए, तो बेलेंट नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बाकी आपको इतनी सारी बातें यहाँ से पता होना चाहिए। बाकी तो झीलों के बारे में बाकी बहुत सारी अभी चीजें आपकी बची हुई हैं, तो हम उसको जो अगले पार्ट में देखेंगे। अमेरिका महाद्वीप के अंदर और कौन कौन से, जैसे हमने कहा मरुस्थलों के बारे में या उसके अलावा नदियों के बारे में बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, और बाकी जो अन्य चीजें हैं उसको देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ से याद रखोगे जब भी झीलों के बारे में पूछा जाए। एक झील मैंने नहीं बताया आपको, ग्रेट साल्ट लेक कहा जाता है यहाँ पर, उसको कहते हैं ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ये बहुत पूछा जाता है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक इसलिए इसका जो पानी हमने कहा उस तरह से यूज करने लायक नहीं, मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है। तो ग्रेट साल्ट लेक झील कहाँ पे है, तो आपके अमेरिका में पड़ती है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, तो इतनी झीलों के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए इस महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो महाद्वीपों के बारे में बता रहा हूँ, एक बार सारे महाद्वीपों के बारे में आप पढ़ लोगे तो आपको अलग से, हमने कहा, किसी स्रोत का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पूरा क्लास देखा करो, और देखने के बाद हमने कहा थोड़ा इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच।